वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास लेने से पहले मैं कुछ और भी बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। पहले तो सॉरी, बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। एक तो दिवाली थी और ऊपर से मैं भी ठीक नहीं थी। और उसके अलावा थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 100 प्लस कर गई है। 100 प्लस खैर वो एक हफ़्ते पहले कर गई थी, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने शेयर किया है। और इसी तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और आगे लंबी जाएगी। सो थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच। और चलिए, आज की जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है विवेकानंद जी। ठीक है, वो है विवेकानंद। ये हमारा आज का टॉपिक है विवेकानंद जी। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो शायद कुछ टेक्निकल शायद प्रॉब्लम लगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज। देखिए, विवेकानंद जी का रियल नेम विवेकानंद नहीं है, इनका नाम नरेंद्र नाथ जो है इनका रियल नेम है। इनके फादर जो कि विश्वनाथ नाम जिनका था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति को सपोर्ट करते थे और वो चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं वो भी उसी संस्कृति को फॉलो करते हुए आगे जाए और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। खैर ऐसा हुआ नहीं। विवेकानंद जी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा होशियार बच्चे थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मेरिट्स वगैरह प्राप्त किए, पर इनका जो रुझान था वो बेसिकली दूसरी चीज़ों में, दूसरी किताबों वगैरह में, दूसरी तरह के ध्यान में था। तो इस वजह से वो उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसे कि उनके फादर उनसे चाहते थे। फिर क्या हुआ कि इनके फादर की डेथ के बाद, जब इनके फादर की डेथ हो गई तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो गए और इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी खुद ही से ही सब कुछ करना पड़ता था। बट उसी ड्यूरेशन में ये मिले रामकृष्ण परमहंस के ग्रुप से ये मिले और खुद उनके जो गुरु थे रामकृष्ण जी, उनसे मिले और उनसे मिलकर इन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इन्हें लगा कि जिस तरह की क्वेश्चंस वो लाइफ से पूछ रहे थे, जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, तो वो सभी आंसर उन्हें वहाँ मिल गए थे। इसके बाद से इनकी जर्नी शुरू हो गई। ये एक चीज़, और ये कोई पर्टिकुलरली एक राजनीति के अंदर उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही ये कभी खुलकर किसी कहते हैं ना पार्टिसिपेट कर पाए जिस तरह से ऑल लीडर्स करते आए हैं, तो ये इस तरह से इन्होंने नहीं किया था। इनका एक रीज़न ये भी था कि ये कभी इसलिए भी नहीं कर पाए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके इस रीज़न की वजह से उनका जो ग्रुप है, जो उनका रामकृष्ण परमहंस जी का जो ग्रुप है उसे कोई नुकसान पहुँचे, तो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते आए थे। अब हम फिगर्स की बात करें कि कौन से सन में क्या हुआ है, जो कि हमेशा पूछा भी जाता है कि उन्होंने कौन कौन से चीज़ें कब किस साल में इस्टेब्लिश करी। तो शुरू से अगर हम शुरू करते हैं तो पहले मैं इनका जन्म का बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1863 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में। ठीक है, ये इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 1800 देखिए फिर, और ये किस वर्ष रामकृष्ण परमहंस से मिले थे, जो कि मिले थे 1881 में ये रामकृष्ण जी से मिले थे। ठीक है, इनकी मुलाकात इसी वर्ष हुई थी। ठीक है, इस वर्ष इनकी, और ठीक इसके 1897 के अंदर रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई और इसके बाद इन्हीं की ही शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इन्हीं के नाम पर एक संस्था का निर्माण किया था और उस संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन।
देखिए इनका जो ये असली नाम था, ये इनका नाम असली नहीं है, इनका असली नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ। ठीक है, ये इनका नाम था नरेंद्र नाथ। ये इन्होंने कब कैसे लिया ये नाम, जो ये नरेंद्र नाथ से ये विवेकानंद तक कैसे पहुँचे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बॉम्बे जा रहे थे, तो ये अमेरिका जा रहे थे, तो अमेरिका से बॉम्बे की जो इन्होंने फ़्लाइट पकड़ी थी, तो उस समय इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से विवेकानंद कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिकली आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद देखिए जब ये दूसरी बार जब अपनी सेकंड ट्रिप जब इन्होंने विदेश में करी, देखिए फर्स्ट में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा यानी रिस्पांस मिला, इन्हें बहुत ही कम वक्त के लिए भाषण देने का मौका मिला, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ भी कहा उससे लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए कि इन्होंने वहाँ पर 3 दिन इन्होंने वहाँ पर बिताए। और जब उनकी सेकंड ट्रिप जो कि बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 1897 से जस्ट नेक्स्ट ईयर ही थी, तो उस समय वहाँ पर अमेरिका के अंदर उन्होंने स्थापना करी थी अपने संस्था की, तो जिनमें से पहली संस्था का नाम था शांति क्लासेस नहीं, शांति आश्रम ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा था वो थी वेदांत सोसाइटी। ठीक है, इन दो का इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1898 में, 1898 के अंदर, जब ये कहाँ गए थे, शिकागो, अपनी सेकेंड ट्रिप के ऊपर। ठीक है, अब इसके अलावा जो हम आज पढ़ेंगे, ये तो इनकी बेसिक्स ही आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिक्स जो हम पढ़ेंगे वो होगा ये, देखिए एक मिनट। तो जो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं लिख देती हूँ। पहले हम इनका पढ़ेंगे मानवतावाद। ठीक है, उसके बाद आती हैं धार्मिक, दार्शनिक, उसके बाद आता है इनका जाति से रिलेटेड, फिर आता है राजनीति, फिर आता है इनका दार्शनिक, राजनीति, इनका मूर्ति पूजा से रिलेटेड भी आएगी एक पॉइंट कि मूर्ति पूजा को मानते हैं या नहीं। इसके बाद आएगा इनका अंतर्राष्ट्रीयवाद। ठीक है, इसके बाद इनका आएगा समाजवाद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समाजवाद। ठीक है, ये हो गया। हाँ, एक इनका आएगा जहाँ चारों वर्णों का इन्होंने बताया है, चारों वर्णों का राज, कि बारी बारी से ये चारों वर्ण क्या करेंगे, ये राज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम उठाएंगे आज वो है मानवतावाद। देखिए पहला इनका जो आता है वो आता है मानवतावाद। देखिए मानवतावाद में इन्होंने, देखिए चूँकि एक दार्शनिक थे तो ये अपनी हर एक पर्सपेक्टिव को, राष्ट्रवाद को भी धार्मिक यानी कि वेदों से, ईश्वर से कनेक्ट कर कर ये बताते थे कि आपको ईश्वर के अंदर ध्यान लगाना चाहिए, ये उससे ये। खैर इनका जो पर्सपेक्टिव था वो और लोगों से डिफरेंट था। और लोग क्या कहते थे कि आप क्या कीजिए, आप ना घर संसार छोड़ दीजिए, आप किताबें पढ़िए धार्मिक, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। बट इनका जो फंडा था वो एक डिफरेंट था, वो जो कि इन्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाता था, तो वो ये था। तो इन्होंने जिन चीज़ों के बारे में या जिनके बारे में इन्होंने बताया है अपने मानवतावाद में, तो वो है परम सत्य, जिन्हें ये मानते हैं परम सत्य, परम ब्रह्म। तो ये कौन है परम ब्रह्मा? ये है सच्चिदानंद
नंद। इसका इन्होंने संधि विच्छेद भी किया है, तो वो क्या है, सत चित आनंद। देखिए इसका मतलब भी मैं समझाती हूँ। सच चित आनंद का मतलब यानी कि सभी का आप सभी की सेवा कीजिए, उससे ही आपको आनंद प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊपर जो हमारे हैं, हमारे ब्रह्मा जी हैं, आप उनकी शरण में जाइए, आप उनकी भक्ति कीजिए, आपको बिल्कुल एक मोक्ष, एक ऐसी फीलिंग का अनुभव होगा जो कि इस वास्तविक जो भी चल रहा है उनसे अपर होगी। लेकिन ये एक चीज़ और भी वो कहते हैं कि इन्होंने किसकी, देखिए दरिद्र नारायण की इन्होंने बात की है। दरिद्र नारायण, देखिए दरिद्र नारायण के भी इन्होंने दिया। देखिए सत ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप बुक्स वगैरह को पढ़कर ही या फिर एक अच्छी मोटी धार्मिक ग्रंथ पढ़कर ही आप एक मोक्ष को प्राप्त कर सकते नहीं। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है इस धरती पे रहते हुए, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करके ही वो आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवाएँ करेंगे तो फिर तो ही आप उस नारायण से कनेक्ट हो सकेंगे, जिसके लिए आप ये सब परिवार, धर्म वगैरह ये सब त्याग कर बैठे हैं। तो आप उन्होंने किस चीज़ की अवधारणा दी है, इन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी है। अगर कोई आपसे पूछे कि दरिद्र नारायण की अवधारणा किसने दी है, तो वो दरिद्र नारायण की अवधारणा दी है विवेकानंद जी ने। ठीक है, विवेकानंद जी ने। ठीक है, ये इन्होंने इस चीज़ की दी है। अब देखिए इनके जो धार्मिक जो स्रोत हैं, इनके जो अब आता है धार्मिक दर्शन। देखिए मानवतावाद मैंने बता दिया कि मानव को ही मेन सेंटर मानते हुए उन्होंने कहा है कि ईश्वर की उपासना आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रेजेंट में जो भी इंसान, जिसको भी आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप उसकी सहायता कीजिए, मनुष्य प्रेमी बनिए। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। देखिए अगर हम इनकी दार्शनिक, इसके बाद आते हैं हम धार्मिक और दार्शनिक। अगर हम इनकी धार्मिक और दार्शनिक की अगर कैटेगराइज करें तो हमें 3 ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ से हमें इनके धार्मिक ज्ञान के बारे में पता चलता है। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो आएगा इन्हीं के ही गुरु की जो है शिक्षाएँ हैं। ठीक है, रामकृष्ण के साथ जो भी संपर्क रहा है, ठीक है, तो वो सभी जो शिक्षाएँ जो उन्होंने दी हैं वो सभी इसमें आएगी। किसमें? इनके दार्शनिक और धार्मिक सब जो भी डिटेल्स है उसमें। ठीक है, फिर आता है इन्होंने वेदों को काफ़ी माना है। ये कहते हैं कि वेदों को पढ़ो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? वेदों और वेदांत से। फिर आता है इनके खुद के अपनी जीवन के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं या जो भी अनुभव रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी अनुभव इनके कौन से होंगे? धार्मिक। ठीक है, और जहाँ हम बात करें इनके दर्शन के बारे में बात करें तो इनके दर्शन के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी हमें इनकी बुक्स हैं जो कि हैं ज्ञान योग। मैंने बुक्स नहीं बताया, चलिए मैं एंड में बता दूँगी मैं आपको इनकी बुक्स। मैं अलग से सेपरेट इनका लेकर आई हूँ, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, तो पहला आता है ज्ञान योग। ये इनकी बुक्स हैं, ज्ञान योग इनकी बुक्स हैं। पता नहीं क्यों दूर तो नहीं लग रहा है मुझे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं। तो देखिए ये ज्ञान योग है जो कि इनकी बुक का नाम है। इसके बाद एक और बुक आती है इनकी पतंजलि सूत्रों। ठीक है, पतंजलि का जो भी इन्होंने दिए हैं, उनका जो सूत्रों के जो भाषा है उनसे भी इनके दर्शन का पता चलता है। और जो भी इन्होंने वेदांत के ऊपर वेदांत के ऊपर जो उन्होंने भारत के अंदर जो भी भाषण दिए हैं, भी क्या दिए हैं भाषण, वो सभी आते हैं। देखिए इनके जो धार्मिक दर्शन किन 3 चीज़ों से आते हैं। जो भी रामकृष्ण परमहंस के साथ जो भी इनकी संपर्क रहे हैं, जो भी इन्होंने शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं का सारा जो सार इनका धार्मिक में आता है। वेदों और वेदांत से रिलेटेड जो भी इन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, चाहे वो गीता हो गई या रामायण हो गई या जो भी और भी पुराने वेद हो गए हैं, उनसे जो भी इनको शिक्षा मिली है वो सभी इसमें आती है। उसके बाद अपने खुद के जीवन के अनुभव से भी इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सभी ध्यान में आती
आते हैं। अब इनके जो दार्शनिक आते हैं वो इनकी बुक है एक ज्ञान योग, ये इनकी बुक है ज्ञान योग, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने उसके अंदर इनके दार्शनिक फिलॉसफी जो भी इनके पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ दिखते हैं। इनके जो भी भारत में वेदांत के ऊपर, वेदों को पढ़ने के ऊपर जितना भी जोर दिया है इन्होंने, और उसके ऊपर जो भी इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं इंडिया के अंदर, वो सभी कहाँ आते हैं, वो भी ये सब दर्शन में आते हैं। ये सभी कौन से हैं, इनके दार्शनिक हैं। ठीक है, और ये पतंजलि सूत्रों के जो भी भाष्य हैं ये सभी आते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ जाति। देखिए इन्होंने कभी भी कोई भी जाति को खंडित नहीं किया है, हाँ ठीक है, इन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया है। ये जाति के उस रूप को नकारते हैं जो लोगों को भ्रमित करता है। मतलब ये कहते हैं कि जाति का मतलब ये नहीं कि जन्म से ने कोई भी इंसान शूद्र पैदा हुआ है तो वो शूद्र का ही काम करेगा, नहीं। ये कहते हैं कि एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस रखते हैं कि जाति का पहले के युग में जाति जन्म से नहीं थी, तो ये उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जाति के नाम पर जो भी लोगों का शोषण हो रहा है या जो भी जिस तरह की बुराइयाँ इंडिया में उस वक्त फैल रही थी, तो उन सब का इन्होंने क्या है सपोर्ट नहीं किया है। इन सब चीज़ों को उन्होंने किचन पॉलिटिक्स कहा है, अंधविश्वास कहा है। इवन इन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड भी बोला है किचन पॉलिटिक्स, तो वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और जाति के अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है जाति से रिलेटेड कि इन कौन से स्वरूप को हम करते थे, तो ये देखिए इसका जो बेसिक जो प्रारूप शुरू का जो स्वरूप है, जहाँ पे बताया गया है कि लोग जाति का काम, जो स्पेशलाइजेशन है लोगों का वर्क के अंदर, मान लीजिए कोई पढ़ना अच्छा जानता है तो वो वेद पढ़ेगा, जो व्यापार करने में अच्छा है वो वैश्य के वर्ण में चला जाएगा। ये सब भी बाय बर्थ नहीं थे, ये बाय वर्क थे, तो ये उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं मिटा देती हूँ, इसके बाद हम राजनीति का आगे पढ़ेंगे। देखिए राजनीति का इन्होंने कभी भी खुलकर अंदर कभी नहीं आए हैं। ये राजनीति के अंदर इनके ये हो गए हैं, और भी सारे दार्शनिक ऐसे हो गए, तो इनके द्वारा जो भी भाषण जो दिए गए हैं, जो भी ऐसे भाषण जो लोगों को इंस्पायर कर सके, वो सभी भाषण क्या वो सभी चीज़ों को कलेक्ट करके इनके राजनीतिक के मतलब क्या क्षेत्र या इनकी योगदान, मान लीजिए इनका योगदान कहा गया है। बाकी फ्रंट फुट पर ये कभी भी राजनीति में नहीं आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका राजनीति का। तो देखिए इनका हम पढ़ते हैं, देखिए इनका बेसिकली देखिए फंडा ये था कि ये हर चीज़ को मतलब वेदांत से जोड़ते थे। इवन ये कह रहे थे कि लोग अगर राजनीति के अंदर आ रहे हैं, लोग राजनीति के अंदर हैं, बट उन्हें किस तरह का जो अपना बेस है वो वेदों को रखना चाहिए। वेदों को ध्यान में रखकर ही उन्हें अपना सारा व्यवहार, काम वगैरह सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये तक भी किया कि अपने जो भी चिंतन में व्यवहार, और ये हो गया। इसमें एक चीज़ और कहते हैं कि धर्म और इजिकल टू विज्ञान, और विज्ञान इजिकल टू धर्म। देखिए ये ऐसा मानते हैं कि जो धर्म है वो काफ़ी, धर्म देखिए वो ऐसा कहते हैं कि धर्म जो है वो काफ़ी धर्म, देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं कि धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, और ये बिल्कुल विज्ञान की तरह है। तो ये बिल्कुल विज्ञान की तरह है। कैसे है विज्ञान की तरह? जैसे विज्ञान के अपने कुछ नियम होते हैं, ठीक है, अपने पर्टिकुलर क्या होते हैं, अपने कुछ नियम होते हैं, इनकी कुछ विधि होती है, इनका अपना कुछ क्षेत्र होता है, ठीक। उसी तरह से धर्म भी विज्ञान है। वो कैसे? क्योंकि इसका तो क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस धर्म, अपने अपने धर्म को मानते हैं। प्लस ठीक है, इसके भी अपने कुछ नियम हैं, इसके भी अपनी कुछ विधि है, इसके भी अपने कुछ क्षेत्र हैं। तो इसी रीज़न से वो क्या कहते हैं कि धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म विज्ञान के समान है और विज्ञान ही धर्म है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अपने एक नियम है, इसकी अपनी एक विधि है, इसका अपना एक क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या मानते हैं, ये समाज को क्या मानते हैं? साव्यवी मानते हैं। क्या मानते हैं? साव्यवी ऐसे मानते हैं कि संपूर्ण समाज जब इकट्ठा होगा तो ये क्या होगा? समष्टि, यानी कि संपूर्ण, यानी कि पूरा, ठीक है। और इसमें जो एक व्यक्ति है ये क्या होगा? विशिष्ट।
विशिष्ट विशिष्ट हो गया मतलब यानी कि एक स्पेशल हो गया ये इंसान। लेकिन देखिए समाज को इन्होंने एक शरीर के तौर पर बताया, यानी कि इसकी अपनी एक समझ है, इसकी अपनी एक सोच है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से ये कहता है कि व्यक्ति इसमें रहता है तो विकास कर सकता है, और विकास समाज विशिष्ट मतलब यानी कि ये अलग रहकर नहीं कर सकता है, विकास कर सकता है लेकिन अगर शरीर के हम टुकड़े कर देंगे तो फिर वो शरीर थोड़ी रहेगा। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब इन सभी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, समाज बन जाएगा। और वो समाज क्या कहलाता है, संपूर्ण तब कहलाता है जब सभी समाज इकट्ठे, जिसमें कुछ लोग कुछ बलिदान दे, ठीक है, कुछ त्याग करे, कुछ अपने इनपुट दे, कुछ व्यक्ति अपने आउटपुट दे, तभी एक समाज कहलाता है, ठीक है। तो ये इनका कहना था, ठीक है। मूर्ति पूजा को देखो ये सपोर्ट करते थे। मूर्ति पूजा को सपोर्ट करने का इनका एक पर्टिकुलर, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा रीज़न भी दिया है कि उस समय की जो स्थितियाँ ऐसी थी कि बहुत से ऐसे कास्ट के लोग जो शूद्र से भी नीचे जो कास्ट आती थी, उस कास्ट के लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। अब वो अपने ईश्वर की आराधना करे तो कैसे करे, तो इसी वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा को सपोर्ट किया है। और ये कहा है कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति मंदिर नहीं जा पा रहा है, सॉरी दिवाली सीज़न बॉम्ब तो आ जाएगी, खैर, जो भी व्यक्ति पूजा करने के लिए मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो क्या करें, अपने घर में एक मूर्ति ले आए और उसकी आप आराधना कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, ईश्वर को आप अपने घर ले आइए। देखिए फिर आता है अंतर्राष्ट्रीयवाद। देखिए उन्होंने यहाँ पे बता दूँ कि विश्व बंधु की बात कही है, बिल्कुल। देखिए विश्व बंधु की जो बात कही है वो किसने कही है, वो अरबिंदो ने भी कही है, और वही बात इन्होंने भी कही है। विश्व बंधु की यानी कि वसुदेव कुटुंब, यानी कि पूरे विश्व को अपना एक परिवार की तरह मानकर इन्होंने चलने को कहा है, अलग अलग पीसेस में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक मान के कहा है। फिर देखिए समाजवाद की बात करें तो देखिए इनका जो समाजवाद है वो समाजवाद, देखिए उस वक्त देश में इतनी ज़्यादा गरीबी थी, या इतना ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, अमीर हो रहे थे, गरीब हो रहे थे। वितरण का जो लेन देन का जो वितरण का जो बांटने का तरीका था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। लोग अपने हिसाब से बांट रहे थे, अपने हिसाब से सारे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। और इसी से ही इनका झुकाव जो है समाजवाद की तरफ चला गया। बेसिकली समाजवाद का जो आइडिया है वो उन्हें कहाँ आया है, जो शुद्ध जो हमारा जो वैदिक काल है, शुद्ध वैदिक काल के अंदर बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर शुरुआती जो है, तो उस वक्त क्या हुआ था ना कि उस वक्त किसी तरह के किसी को भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे, सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा था, किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी। तो वहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने समाजवाद की तरफ इनका झुकाव चला गया। और इन्होंने ये भी कहते हैं, देखिए इनका समाजवाद ऐसा है, ये है कि अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो क्रांति में यकीन करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, आओ मज़दूरों एक हो जाओ, ये कहते हैं ना, मज़दूरों का कोई देश नहीं होता है। बट ये क्या कह रहे हैं, ये क्रांति के बिल्कुल अपोजिट है। ये कहते हैं कि धीरे धीरे होगा, कोई भी काम होगा वो कैसा होगा, धीरे धीरे होगा, आप धीरे धीरे ही सब चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो क्रांति का ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये अब मैं बताने जा रही हूँ, ये जो कि बहुत ही मेन टॉपिक जिसे मैं कह लूँ। इसके बाद मैं बुक्स के नाम लिखवाऊँगी। तो देखिए ये कहते हैं कि जो जैसे 4 वर्ण बताए जाते हैं हमारे, कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ठीक है। पहला कौन सा आता है, ब्राह्मण, ठीक है। फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य, और फिर आता है शूद्र। तो ये कहते हैं कि राज्य के जो निर्माण होगा तो उसके अंदर जो पहला राज करेगा वो कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा। वो कौन करेगा, वो ब्राह्मण करेगा। देखिए इसमें क्या होगा ना, जो भी राजा बनेगा वो क्या करेगा ना, वो राजा यहाँ पर जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है वो हुआ है ज्ञान की,
ठीक है। यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति होगी। यहाँ पे जो भी राजा बनेगा वो बेसिकली जन्म के आधार पर बनेगा, जन्म के आधार पर ही सारे काम होंगे समाज के अंदर, वर्ण व्यवस्था बेसिकली कह लें। और जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सभी काम जो होंगे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग ही कर सकेंगे, और वर्ग के लोग ये काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और वर्ग के लोग ये काम नहीं कर सकेंगे। तो काफ़ी असमानताएं थी यहाँ पर, काफ़ी असमानताएं रही, क्योंकि जब लोगों को बाय बर्थ उनमें डिवीज़न कर दिया जाएगा कि भाई आप तो कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ योर बर्थ आप ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेसिकली क्या माइनस पॉइंट आएगा, ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट, और यहाँ माइनस पॉइंट क्या आएगा इसमें, यहाँ भी असमानता काफ़ी फैलेगी। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, माइनस पॉइंट आ गया ये। ठीक है, फिर दूसरा जो राज करेगा वो होगा क्षत्रिय। देखिए बहुत ही यहाँ पर जो इसका प्लस पॉइंट होगा वो ये होगा कि यहाँ पर भी अन्याय होगा बहुत। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा असमानताएं रहेगी, यहाँ पे भी अन्याय होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इससे उठकर ये स्टेज यहाँ आई है, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे असमानता तो होगी होगी। बल के तौर पर सारा काम करने की कोशिश कराई जाएगी, ज़बरदस्ती यहाँ पर हर चीज़ को करने की कोशिश कराई जाएगी। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट होगा, और वो प्लस पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पर कला व सामाजिक सिद्धांतों की काफ़ी उन्नति होगी। मतलब कला संस्कृति, मान लीजिए आप, कला और संस्कृति काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, कला और संस्कृति। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका प्लस पॉइंट। इसी में माइनस पॉइंट क्या होगा इसमें, कि यहाँ पे भी क्या होगा, असमानताएं फैलेगी, असमानता। तो ये हो गया इसका माइनस पॉइंट। इसके बाद आती है वैश्य। देखिए वैश्य में अंदर है ना, वैश्य में क्या प्लस पॉइंट रहेगा, व्यापार वर्ग बहुत ज़्यादा अच्छे से तरक्की करेगा यहाँ पर व्यापार वर्ग, और काफ़ी मतलब आगे कहते हैं ना कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। इस देश से उस देश में, एक राज्य को दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, एक राज्य की बढ़ोतरी होगी। कोई किस चीज़ की अगर कमी है तो उस देश से वो चीज़ मंगाई जाएगी। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर व्यापार की जो है बढ़ोतरी होगी, व्यापार की बढ़ोतरी होगी, ये प्लस पॉइंट। लेकिन इससे क्या होगा ना कि दूसरे जो लोग होंगे वो उसकी जनता पे क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो ये हो गया इसका माइनस पॉइंट। ठीक है, चौथे में आएगा यहाँ पर देखिए, इसमें इसका जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ शूद्र का, कि इसमें जो भी वितरण का जो भी सामान होगा वो काफ़ी क्या होगा, समानता से बांटा जाएगा। उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई शोषण गलत चीज़ नहीं होगी। जैसे इसमें बांटने में, इन तीनों में ही बांटने में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, ये इसमें नहीं होगा। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर ज्ञान या व्यापार संस्कृति कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज़ का माइनस पॉइंट होगा। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि एक ऐसा युग का निर्माण किया जाए, कि ऐसे राज्य का निर्माण किया जाए जिसमें इन चारों के ही प्लस पॉइंट हो, यानी कि ब्राह्मण का ज्ञान हो, क्षत्रिय की कला संस्कृति हो, वैश्य का व्यापार हो, और शूद्र का वितरण में समानता हो। ठीक है, और भी अगर कुछ रह रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैंने सभी टॉपिक इसकी क्लियर करवा दिए हैं। अब मैं आपको इसकी बुक्स लिखवा देती हूँ, तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। और ईयर्स भी मैंने लिखवा दिए हैं, कौन से ईयर में इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो अब मैं एक सेकंड बुक लिखवा देती हूँ आपको। इनकी बुक का नाम है, पहली बुक है इनकी भारत और उसकी समस्याएं, भारत और उसकी समस्याएं, भारत और उसकी समस्याएं। दूसरा है आधुनिक भारत, ये इन्हीं की बुक है, आधुनिक भारत। ठीक है, उसके बाद इनकी तीसरी बुक है जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, हमारे कर्तव्य। इसके बाद आएगा इनकी चौथी बुक का नाम है
अधिकारवाद, अधिकारवाद की बुराइयाँ, अधिकारवाद की बुराइयाँ, क्या है अधिकारवाद की बुराइयाँ। इसके बाद इनकी जो बुक का नाम है वो है जातिवाद का चक्र, जो कि मैंने बताया ना, जिसमें इन्होंने चारों वर्ण के बारे में बताया है। जातिवाद का चक्र ये वही है। इसके बाद इनकी बुक का नाम है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, अल्मोड़ा तक व्याख्यान। इसके बाद इनकी बुक का नाम है पूरब व पश्चिम। इनकी एक बुक का नाम था ना जो मैंने आगे पढ़ा है, ज्ञान योग कर्म योग। इनकी बुक का नाम है ज्ञान योग कर्म योग, ठीक है। तो ये इनकी बुक है। तो आज मैंने करा दिया है आपको विवेकानंद जी। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे अरविंदो, ठीक है। और आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो कि कोने में रेड बटन है उसे ज़रूर दबा के जाइए। और थैंक यू सो मच और हैप्पी भाई दूज।